बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासिर गोंदल। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बॉन्ड वैल्यूएशन। मगर बॉन्ड वैल्यूएशन को डिस्कस करने से पहले हम प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो उसके अंदर कुछ फार्मूले हमने रिकॉल करने हैं, जिसमें से एक है सिंगल कैश फ्लो का। सिंगल कैश फ्लो का फार्मूला क्या था हमारे पास? 1 + r⁻⁻n। और इसका सिंगल कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या था कि ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हमें जो है एक ही मरतबा कैश फ्लो मिलेगा, एक से ज़्यादा मरतबा कैश फ्लो नहीं मिलेगा। दूसरा होता है जी हमारे पास एक से ज़्यादा कैश फ्लो, और एक से ज़्यादा कैश फ्लो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फिल वक्त एनओटी की, कैश फ्लो एनओटी की। एनओटी क्या होती है? जिसके में तीन फीचर पाए जाए, ऐसा कैश फ्लो जिसमें तीन फीचर पाए जाए। पहला कि सेम अमाउंट होगी, दूसरा फिक्स इंटरवल होगा, और तीसरा फिक्स टाइम पीरियड होगा। मीन के मुझे जो है सेम अमाउंट मिलेगी और सेम टाइम पीरियड के बाद और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। मिसाल के तौर पर 5,000 मिलेगा हर महीने के बाद 2 सालों के लिए। तो अब कैश फ्लो बार बार आ रहा है 5,000 5,000 5,000, और हर महीने के बाद आ रहा है, और कितने अरसे के लिए आ रहा है? 2 साल के लिए। तो ऐसे कैश फ्लोज को हम एनओटी कैश फ्लो कहते हैं। और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ऑर्डिनरी एनओटी का कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + r⁻⁻n होल डिवाइडेड बाय r, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा जो कैश फ्लो होता है उससे, एनओटी कैश फ्लो से। ठीक है। फिर एक था हमारे पास कैश फ्लो परपेचुटी। कैश फ्लो परपेचुटी क्या था? कि हमें सेम कैश फ्लो मिलेगा, बार बार मिलेगा, सेम एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, और मिलता ही रहेगा। दो फीचर इसमें एनओटी वाले हैं कि 5,000 मिलेगा, हर महीने मिलेगा। तीसरा फीचर इसका एनओटी वाला नहीं है, इसमें क्या होता है कि वो मिलता ही रहेगा, खास टाइम पीरियड के लिए नहीं है, हमेशा मिलेगा वो। जैसे कैश फ्लो को हम परपेचुटी कैश फ्लो कहते हैं, और अगर इसको हमने डिस्काउंट करना हो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1/r। ये तीन फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए बॉन्ड वैल्यूएशन को सीखने से पहले। ये बहुत अहम है, ये तीनों फार्मूले। इन्हीं तीन फार्मूलों के बेस पे हम बॉन्ड वैल्यूएशन करते हैं। क्योंकि अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कूपन बॉन्ड, और एक होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी। जबकि जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू मिलती है, और इसके ऊपर रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मींस कि अगर आपने 500 का खरीदा है तो इसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 सालों के बाद आपको जो है वो 500 की जगह पर 700 इकट्ठा मिल जाएगा। आपको जो है इंटरेस्ट किस्तों में नहीं मिलेगा, जैसे कि आमतौर पर हम बॉन्ड इशू करते हैं तो हर साल इंटरेस्ट मिलता है, और जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलती है। ये जो दो फीचर है, आमतौर पर कूपन बॉन्ड में ये दो फीचर पाए जाते हैं। मगर अगर कूपन बॉन्ड के अगर डिटेल में जाएं तो हमारे पास इसकी फर्दर दो टाइप्स बनती हैं। एक रिडीमेबल
और एक नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल कौन से होते हैं जी? जिनकी लाइफ होगी। नॉन रिडीमेबल कौन से होंगे? जिनकी इन्फिनिट लाइफ होगी। इन्फिनिट लाइफ होगी, जो रिडीम नहीं होंगे। जब तक लाइफ है बॉन्ड्स की वो चलते रहेंगे। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर दो करेक्टरिस्टिक बताए गए थे ये किसके हैं? ये रिडीमेबल के हैं। यानी कि इंटरेस्ट भी मिलेगी, 10 साल उसकी लाइफ है तो 10 सालों के बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी। मगर जो नॉन रिडीमेबल है इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। इसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक कंपनी चलती रहेगी कंपनी ने ये पैसे वापस नहीं करने। कंपनी जब कभी बंद होगी उस वक्त प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिलेगी। आप पता नहीं कंपनी कब बंद होगी, उसकी लाइफ क्या होगी, वो डिटर्मिनेबल नहीं है। तो इसलिए इसको इन्फिनिट लाइफ की बजाय बेहतर जो वर्ड होता है अनडिटर्मिनेबल लाइफ होती है, कि उसकी लाइफ डिटर्मिन नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है अगर मैं सम अप करूं तो जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर मुझे सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू मिलती है, मुझे रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता। नॉन रिडीमेबल कूपन बॉन्ड के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, मुझे रिडेम्पशन वैल्यू नहीं मिलती, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलती। जबकि जो रिडीमेबल है हमारे पास उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलती है। अब हमने इन तीनों तरह के बॉन्ड्स की वैल्यू फाइंड करना सीखनी है कि अगर ये बॉन्ड मार्केट में मिल रहे हैं तो इनको कितने में खरीदना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीरो कूपन बॉन्ड की। जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर क्या है कि आज वो इशू होगा T0 पे, और लेट्स सपोज उसकी 5 साल लाइफ है तो T5 पे वो रिडीम होगा। तो ये कहा गया है कि 5 साल के बाद आपको 1000 रुपया वापस मिलेगा इस बॉन्ड का। यहां पर जो आप बाय करेंगे, अभी बाय कितने पे कर रहे हैं वो नहीं बात हो रही, वो तो हमने फाइंड करना है। तो 5 साल बाद आपको कंपनी जो है वो कितने पैसे देगी? 1000, 1000 वापस करेगी। तो अब इस 1000 की हमने जो है देखने के इस 1000 जो हमने 5 सालों के बाद रिसीव करना है, इसके लिए आज हम कितना मैक्सिमम पे कर सकते हैं, इसके लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार है इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें। अब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपसे 3 फार्मूले आज डिस्कस किए हैं पहले स्टार्ट पे। उसमें सबसे पहले हमारे पास सिंगल कैश फ्लो का, कि एक ही कैश फ्लो आएगा, बार बार कैश फ्लो नहीं मिलेगा। बार बार कैश फ्लो मिलेगा मगर एक खास पीरियड के लिए, और बार बार कैश फ्लो मिलेगा मगर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ठीक हो गया। तो अब जीरो कूपन बॉन्ड की अगर बात करें, उसका फीचर क्या है? आज बाय कर ले, 5 सालों के बाद आपको 1000 मिलेगा। इस पूरे पीरियड के अंदर यहां से लेके यहां तक आपको कोई कैश फ्लो नहीं मिलना। अगर आज आप बाय करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको कितना मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा, मगर आज उस और इन 5 सालों के अंदर आपको उसके ऊपर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अब मैं ये हमारा केस हो गया सिंगल कैश फ्लो का। तो अगर मैंने इस बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है कि मैक्सिमम कितना पे करूं, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है हमारे पास? कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻⁻7। ठीक हो गया। अब कैश फ्लो कितना है जी हमारे पास? 1000 है। इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है?
हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो है जी हमारे पास 10%। अज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है, तो 0.1। और लाइफ कितनी है जी इसकी? लाइफ 5 साल है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है जी? इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है जी 620.92। मीन कि मुझे इस बॉन्ड के लिए, इस जीरो कूपन बॉन्ड के लिए, कौन से जीरो कूपन बॉन्ड के लिए, जिसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि उसकी रिडेम्पशन वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1000 मिलेगी, ठीक है। और इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है जी 5 साल। और मार्केट में रेट क्या चल रहा है? रेट चल रहा है जी मार्केट में 10%। तो ऐसे कूपन बॉन्ड के लिए मुझे जो है मैक्सिमम कितना पे करना है? वो पे करना जी 620.92। इससे ज्यादा 1 रुपया भी पे किया जाएगा तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है। इससे सस्ता मिलेगा मैं खरीद लूंगा, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ का T0 की वैल्यू मैंने फाइंड किया। ये T0 पे 620.90 इक्वल है 5 साल के बाद के 1000 का। तो मीन अगर मैं आज 620.92 रुपये अदा करूं इस 1000 के लिए, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो अगर इससे मुझे कम मिलेगा, फायदा है इससे, मैं एक पैसा भी ज्यादा अदा करूंगा तो वो उतना मेरा लॉस होगा। तो इसलिए मेरे पास जीरो कूपन बॉन्ड का के लिए जो फार्मूला बना, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए वो बना जी मेच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻⁻n। ठीक हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड के लिए हमारे पास ये फार्मूला। तो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर बात कर ली कि जीरो कूपन बॉन्ड अगर हमने फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, मैक्सिमम प्राइस उसकी कैसे आएगी। अब उसके बाद करते हैं नॉन रिडीमेबल की। नॉन रिडीमेबल जो है जिसकी के लाइफ इन्फिनिट है, इन्फिनिट लाइफ है, तो यानी कि उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है, हर साल इंटरेस्ट मिलना है, हर साल इंटरेस्ट मिलना है, मगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस मिलनी, और ये इंटरेस्ट मुझे मिलता ही जाना है, मिलता ही जाना। तो अगर इन तीन फार्मूलों की बात करें तो ये परपेचुटी का केस बनता है कि सेम कैश फ्लो, ठीक है, हर साल मिलेगा, सेम इंटरवल, हर साल मिलेगा, सेम कैश फ्लो मीन 5000 मिल रहा है तो हर 5000 मिलता रहेगा, हर बार 5000 मिलेगा, सेम इंटरवल मीन हर साल मिलेगा, और इन्फिनिट लाइफ के मिलता ही रहेगा। अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं जी कि नॉन रिडीमेबल कूपन बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए हम ये इस वाले फार्मूले का सहारा लेंगे, कैश फ्लो जो है परपेचुटी का। मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, कुछ डाटा अज्यूम करता हूँ। जैसे कि हमारे पास, मैं कहता हूँ जी एक बॉन्ड है जिसकी के फेस वैल्यू है, अगर बताया जाए ना बताया जाए, फेस वैल्यू जो है वो 1000 ही होती है, और उसके ऊपर जो रेट है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है जी लेट्स सपोज 10%। उसकी जो लाइफ है, लाइफ जो है वो नॉन रिडीमेबल है, कि वो रिडीम हो ही नहीं सकता। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बॉन्ड की, तो कैसे करेंगे? एक चीज याद रखें, इंटरेस्ट मुझे हर साल मिलना है 10%। तो इंटरेस्ट की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट मेरे पास बनेगा जी 1000 का 10% लूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 100। यानी कि मुझे हर साल 100 रुपये तो मिलते रहेंगे, मगर मैंने उस बॉन्ड को बाय करने के लिए जो पैसे दिए हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो ये केस हमारा बनता है, ये केस बनता है हमारा परपेचुटी का, और परपेचुटी के लिए हमारे पास फार्मूला कैश फ्लो मल्टीप्लाई 1/r।
तो भाई वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं हमारे पास जो फार्मूला बनेगा कैश फ्लो की जगह पे मैं आई लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1/r, जो हमारा परपेचुटी का फार्मूला था। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आई आ रहा है, वहां पर हम कैश फ्लो लिखते थे, हमने कैश फ्लो का यहाँ पे नाम ले लिया। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जी? 100 का। और इंटरेस्ट रेट कितना है जी हमारा चल रहा? यहाँ पर आर से मुराद एक चीज याद रखनी है, रेट जो है वो कूपन वाला नहीं है। यहाँ पर आर से मुराद मार्केट रेट है, ठीक है। मार्केट रेट को हम रिक्वायर्ड रेट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर से मुराद जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रेट है। कैपिटल आर से नहीं इसको शो करेंगे, इसको हम स्मॉल आर से शो करें, ठीक है। लेट्स सपोज वो है हमारे पास 12%। मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है वो कितना है जी हमारे पास? 12%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर स्मॉल और 12% है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बात बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पर कूपन रेट वाला रेट नहीं आना। यहाँ पर कौन सा रेट आना है? रिक्वायर्ड रेट। ये जो रेट था ये कूपन रेट था, ठीक है। और ये जो रेट है ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, हाँ, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 833.33, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए, जीरो कूपन बॉन्ड वाला और नॉन रिडीमेबल कूपन बॉन्ड वाला। अब हमारे पास रह गया रिडीमेबल। अब रिडीमेबल की अगर मैं बात करूं तो रिडीमेबल जो कूपन बॉन्ड है, अगर कुछ ना बताया जाए तो इसका मतलब है वो रिडीमेबल कूपन बॉन्ड की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है? रिडीमेबल कूपन बॉन्ड की। मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ जी। एक है कूपन बॉन्ड है जिसकी के फेस वैल्यू है 1000, कूपन है जी उसके ऊपर वो है जी 10%, उसकी लाइफ है जी 5 इयर्स, और आर जो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट है वो है जी 12%। अब इसकी अगर बात करें, मैं इसके कैश फ्लो के पैटर्न की बात करूं तो T0 एंड T5 5 साल का है ना। यहां पर मैंने उसको बाय करना है, कितने में बाय करना है यही मेरी प्रॉब्लम है। मगर ये मुझे पता है 5 सालों के बाद मुझे एक तो 1000 मिल जाएगा इकट्ठा, दूसरा मुझे हर साल के एंड पर T1, T2, T3 एंड T4 हर साल के एंड पर जो मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि कितना बनता है 100। पहला साल गुजरेगा तो 100, दूसरा साल गुजरा 100, तीसरा साल गुजरा 100, चौथा साल एंड हुआ 100, और पांचवें साल के एंड पे 100 भी मिलेगा और 1000 भी मिलेगा। तो अब इसको अगर कैश फ्लो को पैटर्न को देखें तो इसमें एक तो हमारे पास आ रहा है ये एनओटी, सेम कैश फ्लो फॉर स्पेसिफिक इंटरवल, 100 की अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की। और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास लमसम एक ही मरतबा ये अमाउंट मिलनी है 1000। तो हम इन दोनों को अलग-अलग लेके ट्रीट करेंगे, इन दोनों की अलग-अलग वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर मुझे अब इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है तो एक तो मुझे इंटरेस्ट की करनी है, दूसरा मुझे इसकी मेच्योरिटी वैल्यू की करनी। मेच्योरिटी वैल्यू मीन 1000 की, जो मुझे लमसम मिलना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 1000 जो है वो मुझे एक ही मरतबा मिलना है, तो उसके ऊपर सिंगल कैश फ्लो वाला फार्मूला मीन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। इंटरेस्ट जो है वो मुझे बार बार मिलना है और ये मेरा एनओटी है, तो इसके ऊपर एनओटी वाला फार्मूला, तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आर। जो भी इनका आंसर आएगा दोनों का, इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा प्लस, तो मेरे पास
वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड की कि इस तरह के बॉन्ड को मैंने कितने में बाय करना। इसके ये जो मैंने डाटा लिया था, ज्यूम किया था, उसी की हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं। इंटरेस्ट है जी 100, जो मैंने ये कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + आर। आर कितना जी रिक्वायर्ड है 12%, मीन 0.12। और कितने सालों के लिए जी 5 सालों के, तो रेज टू पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 0.12। ठीक हो गया, ये मेरे पास पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरे मेच्योरिटी वैल्यू, अगर साइलेंट हो तो इसका मतलब है फेस वैल्यू ही आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है। अगर इसके अलावा वो कोई वैल्यू बोलेगा तो फिर वो ले लेंगे कि रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, रिडेम्पशन पे कितने पैसे मिलेंगे, तो वो ले लेंगे। मगर यहाँ अगर साइलेंट रहे तो फेस वैल्यू ही मेच्योरिटी वैल्यू है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर है हमारे पास रिक्वायर्ड रेट, यानी कि 0.12 पावर -5। इनकी जो है वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं जी। इस वाले सेगमेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 567.43। पहले वाले हिस्से का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 360.48। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल सम आ जाएगा 927.91। तो ये मेरे पास इस बॉन्ड की वैल्यू आ गई कि अगर इस फीचर वाला बॉन्ड अगर हमें मार्केट से मिल रहा है तो वो हमें कितने में मैक्सिमम बाय करना चाहिए, 927.91। यहाँ पर अगर मैं नीचे आपको फार्मूले अलहदा से लिख के दिखा दूँ कि क्या फार्मूले बने हमारे पास, तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड के लिए हमारे पास फार्मूला होगा मेच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर -n। इररिडीमेबल बॉन्ड जो कि रिडीम नहीं किए जाएंगे, उसके लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/r। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिडीमेबल बॉन्ड्स की, तो उसके लिए हमारे पास इंटरेस्ट को हम करते थे डिस्काउंट मल्टीप्लाई करके 1 - 1 प्लस आर रेज टू पावर -n होल डिवाइडेड बाय आर। मेच्योरिटी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते थे 1 प्लस आर रेज टू पावर -n। इन दोनों का जो सम आएगा उसको हम जमा कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ आपको, क्योंकि आगे हमने स्टॉक वैल्यूएशन भी करनी है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे लिए ये दो फार्मूले वहाँ पर सेम रहेंगे। किसके लिए? प्रेफर स्टॉक के लिए, प्रेफर स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, प्रेफर स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए ये दो फार्मूले से हैं। क्योंकि प्रेफर स्टॉक में ज़ीरो कूपन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके अंदर रिडीमेबल और इरिडीमेबल होता है। तो फार्मूले यही रहेंगे। चेंजिंग क्या आएगी इसके अंदर, यहाँ पर जहाँ पर आई आ रहा है उसकी जगह पर प्रेफर डिविडेंड का वर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जहाँ पर बॉन्ड का वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में, बॉन्ड के वर्ड्स की जगह पर अगर प्रेफर स्टॉक आ जाए और इंटरेस्ट की जगह पर, कूपन रेट की जगह पर प्रेफर डिविडेंड का वर्ड आ जाए, तो ये टोटल क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा प्रेफर स्टॉक वैल्यूएशन में। वहाँ पर हम देखेंगे, मगर फिर भी इसको ज़हन में रखिएगा कि जो बॉन्ड वैल्यूएशन के फार्मूले हैं वही फार्मूले हमारे प्रेफर स्टॉक वैल्यूएशन में चलेंगे। तो इसलिए इनको अच्छे से करना है ताकि अगले चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 1 है जी। अगर हम इसकी बात करें तो उसके अंदर सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 1 जो है छठे चैप्टर की, उसमें वो कह रहा है जी LI हैज़ आउटस्टैंडिंग 1000 par वैल्यू बॉन्ड विद एन 8% कूपन इंटरेस्ट रेट। देखें ये कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है
ठीक हो गया, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ये इसकी पावर वैल्यू है। और उसके बाद अगर बात करें बॉन्ड हैज़ 12 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ, तो इसकी लाइफ कितनी होगी जी हमारे पास 12 ईयर। और ये देखें हमारे पास रिक्वायर्ड रेट, ये रिक्वायर्ड रेट है जो मार्केट का रेट है। ठीक हो गया। अब इसमें ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? सिंपल सी बात है, जब उसकी लाइफ आ गई हमारे पास, जब हमारे पास लाइफ बता दी गई है, तो इसका मतलब है वो रिडीमेबल है। तो रिडीमेबल के सिनेरियो में हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ऐसा बॉन्ड जिसकी के पार वैल्यू 1000, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो हमें एनुअल मिलता है वो 8%, और उसकी लाइफ रहेगी 12 ईयर, और 7% अगर मार्केट का रेट हो, तो हमें इसकी ये बॉन्ड अगर मार्केट से मिल रहा हो तो हमें इसके लिए कितना पे करना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम फार्मूले की तरफ देख लेते हैं कि हमारा फार्मूला यूज़ कौन सा होगा। क्योंकि लाइफ गिवन है तो रिडीमेबल का सेक्शन होगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा रिडीम्पशन वाला। यानी कि ये सारा फार्मूला हमारा इसमें यूज़ होगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो अपनी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो मेच्योरिटी वैल्यू नहीं गिवन की गई, तो यही अज्यूम किया जाएगा कि जो उसकी फेस वैल्यू वही इसकी मेच्योरिटी वैल्यू। तो मैं वैल्यूज इसमें से मुझे आई चाहिए, तो आई कैसे आता है? फेस वैल्यू पे, पार वैल्यू। पार वैल्यू 1000 है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 8% जो कूपन रेट है, तो मेरे पास यहाँ पर 80 इंटरेस्ट की वैल्यू, आई की वैल्यू आ जाएगी। एन कितना जो उसकी रिमेनिंग लाइफ रहेगी है जी वो है 12 ईयर। और अगर मैं आर की बात करूं, आर इसके अंदर कितना है जी? आर 7% है, यानी कि 0.07। इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर। तो इंटरेस्ट है जी 80 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.07 पावर -12 होल डिवाइडेड बाय 0.07। एक तो सेगमेंट हमारे पास ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा है मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू इसकी कितनी है जी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.07 होल की पावर -12। इसको पहले सेगमेंट को अगर हम सॉल्व करें तो उसका हमारे पास आंसर क्या आता है जी? पहले हिस्से का आंसर आता है जी हमारे पास 635.43। और अगर मैं दूसरे हिस्से को सॉल्व करूं तो उसका आंसर मेरे पास आ रहा है जी 444.00। इन दोनों को सम कर लें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1079.43। मीन के ये बॉन्ड मुझे कितने में खरीदना है? 1079.43 में अगर मिले तो फायदा है, सॉरी फायदा नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। इससे कम में मिले तो फायदा, इससे ज्यादा में मिले तो नुकसान। अब अगर बात करें ये 8%, तो सारी कैलकुलेशन हमने यही करनी है। मीन के अब जो है हमारे पास यहाँ पर मैं 8% के लिहाज करूँ तो मुझे अब आर जो है वो 0.07 नहीं रखना, 0.08 रखना है। आर की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, और इसके तहत अगर 8% के लिहाज से आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा इस सारा सॉल्व करके वो आएगा 1000। फिर इसी तरह हमारे पास उसने कहा जी अगर जो है रेट 10% रखा जाए तो फिर हमने 8% की बजाय रेट 0.10 रखना है। और जब 10% पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 863.80। अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है। ये पहला था 7% पे, एक चीज यहाँ पे समझिएगा।
बहुत अहम है, कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट। पहले सिनेरियो में कूपन रेट था 8%, रिक्वायर्ड रेट था 7%, तो वैल्यू आई फेस से ज्यादा, फेस वैल्यू से ज्यादा आई, जो कि कितनी थी 1079.43। कूपन रेट 8% हुआ, रिक्वायर्ड रेट भी 8% हुआ, तो वैल्यू इक्वल आई, फेस वैल्यू के बराबर आई, यानी कि 1000 ही आएगी। फिर जब हम कूपन रेट 8% ही रहा, रिक्वायर्ड रेट हमारा 10% हो गया, तो हमारी जो वैल्यू आई वो फेस वैल्यू से कम आई, यानी कि 863.80। ऐसा क्यों है? मैंने रिक्वायर्ड रेट के लिए आपको कहा था ये मार्केट रेट है, मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं 7%, लोग कहते हैं 7% मिल जाए ठीक है। कंपनी दे रही है 8%, कंपनी तो मार्केट से ज्यादा दे रही है, तो हर कोई उसको बाय करने की तरफ जाएगा। जब बाय करने की तरफ जाएगा तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, इसलिए उसकी वैल्यू जो है 1000 से ज्यादा आ रही है, फेस वैल्यू से ज्यादा आ रही है। अब अगर मैं 10% वाले की बात करूं, 10% के अंदर मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं 10%, जबकि कूपन जो है वो कितने परसेंट का है, 8%, कंपनी 8% दे रही। तो भाई लोगों की मार्केट में तरजीहात, या मार्केट में जो लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 10%, आप दे रहे हैं 8%, तो कोई आपका बॉन्ड खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। तो यही वजह है कि आपकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, आपके बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इसका आंसर आपका 1000 से कम आ रहा है। और दरमियान वाले सिनेरियो की अगर बात करें, 8% है और आप भी 8% ही दे रहे हैं, मार्केट पर 8% डिमांड कर रही है, मार्केट में 8% रेट चल रहा है और आप भी 8% दे रहे हैं, तो फेस वैल्यू के इक्वल आएगा, आपको जो है एट पार चलेगा, क्योंकि आप एट पार रेट दे रहे हैं, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू भी एट पार होगी। ठीक हो गया? ये था हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है जी, indicate for each case in a part A whether the bond is selling at discount, at par or at value। भाई ये जो है हमारे पास, अगर हम बात करें पहले वाला सिनेरियो, ये प्रीमियम पे है क्योंकि फेस वैल्यू से ज्यादा पे है, ये पार पे है क्योंकि फेस वैल्यू के इक्वल आ रहा है, और ये हमारा डिस्काउंट पे है क्योंकि 1000 से कम वैल्यू पे इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया? यूजिंग द 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड द बॉन्ड वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। चलें जी, ये एक थोड़ा सा केस चेंज हो गया। मैं इसके लिए डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। फेस वैल्यू 1000, कूपन 8%, रिक्वायर्ड रेट मीन आर जो है वो है जी 10%, और लाइफ है 12 ईयर। कैश फ्लो जो है आपका वो होगा, इंटरेस्ट का जो कैश फ्लो है वो सेमी एनुअल। ठीक हो गया? जब सेमी एनुअल हो तो इसका मतलब है ये जो 8% आपको मिलना है, ये आपको इकट्ठा नहीं मिलना, दो हिस्सों में मिलना। मीन ये जो आपका इंटरेस्ट बनता था 80 का, 1000 का 8%, 80 का इंटरेस्ट बनता था, या अब ये इकट्ठा नहीं मिलेगा, दो किस्तों में मिलेगा। मीन इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से। अगर ये क्वार्टरली होता तो हम इसको 4 से डिवाइड करते, अगर ये मंथली होता तो हम इसको 12 से डिवाइड करते। तो ये सेमी एनुअल है, दो किस्तें बनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगी। अगर क्वार्टरली होता तो साल की 4 किस्तें बननी थी, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड करना था। ठीक हो गया? यही केस मैंने इस आर के साथ भी करना है, कि इसको भी मैंने डिवाइड कर देना है 2 से।
तो ये आ जाएगा 5%, मीन 0.05। और अब मुझे जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जो एन होगा, वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि 12 साल है और हर साल में 2 किस्तें होनी है, तो मेरा एन कितना हो जाएगा? 24। तो अब मेरे पास जो आई है वो है जी 40, मेरे पास जो आर है वो है जी 0.05, और जो एन है वो है जी 24। अब मैंने इसका जो है वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या आता था देखने से पहले हम ये देख लेते हैं एक मतलब फिर कि हमारा फार्मूला क्या था। एक मतलब दोबारा फार्मूला को फोकस कर लें कि हमारा फार्मूला क्या है, फिर उसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट करेंगे उस फार्मूले के अंदर। ठीक है जी, एक मतलब इस फार्मूले को देख लें। आई हमारे पास है जी कितना? 40। 1 माइनस 1 प्लस आर कितना जी हमारे पास? 0.05 रेज टू पावर -24 होल डिवाइडेड बाय 0.05। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इंटरेस्ट की। इसमें हम प्लस करेंगे। अब इसके अंदर भी मेच्योरिटी की बात नहीं की गई, तो मेच्योरिटी हमने 1000 लेनी है। उसकी किस्त उसको हाफ नहीं कर देना, क्योंकि ये तो इकट्ठा ही मिलना है। आपकी जो किस्तें हुई थी वो इंटरेस्ट की हुई थी, वो पार्ट में डिवाइड हुआ था, फेस वैल्यू पार्ट में डिवाइड नहीं थी हुई, तो वो पूरे की पूरी आएगी। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर -24। ठीक हो गया। अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पहले पार्ट की, वो आएगी आपके पास जी 552.00 प्लस 310.00 मीन $862। तो आपको ये बॉन्ड कितने में बाय करना है? ये जो खसूसियात जो यहाँ पर बताई गई हैं, ये वाला बॉन्ड आपने कितने में बाय करना है? 862 में बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास है इसके अंदर सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम 2। उसकी तरफ क्या करते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कोई नई चीज़ें आपको पढ़ने को भी मिलेंगी, नई टर्म्स सुनने को मिलेंगी। मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही उनको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसके अंदर अगर हम बात करें, बॉन्ड यील्ड है। यील्ड क्या होती है? यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, कह लें पैदावार। तो बॉन्ड का रिटर्न हमने कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली हमें रिटर्न मिल कितना रहा। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे हमारे। कह रहे जी बॉन्ड्स करंटली सेल फॉर 1150। ये उसकी वैल्यू आ गई है, वैल्यू उसने बता दिया कितने का बिक रहा है, 1150 का बिक रहा है। कूपन कितना है जी हमारे पास? कूपन रेट वो है जी 11%। उसकी पार वैल्यू उसने बता दिया, उसकी मेहरबानी अगर ना भी बताता तो वो 1000 ही होनी थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइफ इसकी वो है जी 18 ईयर्स। करंट यील्ड चाहिए हमें। करंट यील्ड का फार्मूला मैं लिख दूं, फिर मैं इसको एलेबोरेट करता हूं और इसको समझा भी दूंगा। करंट यील्ड जो है हमारे पास, इसका जो फार्मूला है वो बनता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्राइस। वैल्यू को प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट मेरे पास कैसे आएगा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। कितना बनता है जी? 110। तो मीन 110 डिवाइड बाय प्राइस है इसकी 1150। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, 9.57%। मीन, अब समझ ले इसको। देखिए, अगर मुझे बॉन्ड 1000 का मिलता
उसके ऊपर 11% मुझे इंटरेस्ट मिलता है 110। तो मैंने 1000 लगा के 110 लिया, तो मेरा इंटरेस्ट रेट बन रहा है 11%, ठीक है। मगर मैं ये 110 लेने के लिए, ये जो पैसे लेने के लिए मुझे 1000 पे नहीं करना पड़ रहा। मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? मुझे पे करना पड़ा इस वक्त 1150 है, 1150। मीन के 110 का जो रिटर्न मुझे मिल रहा है वो 1000 के ऊपर नहीं मिल रहा, वो मुझे किस पे मिल रहा है? 1150 पे मिल रहा है। 1150 लगाऊंगा तो 110 बनेगा। तो भाई फिर मेरा रिटर्न कितना हुआ? मेरा रिटर्न 110 हुआ, और किस बेस पे? 1150 की बेस पे। तो 1150 की बेस पे जब मैं चेक किया कि मैंने पैसे लगाए हैं 1150, मुझे मेरा 110, तो एक्चुअली मुझे जो रिटर्न पड़ रहा है वो 9.57% पड़ रहा है, मुझे 11% रिटर्न नहीं मिल रहा। अगर 1000 रुपया देता और फिर मुझे 110 मिलते तो मेरा रिटर्न कितना बनता? 11%। मगर मैंने तो 1000 नहीं दिए, मैं कितने दे रहा हूँ? 1150 दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है फिर मेरा रिटर्न जो है, जो मुझे 110 मिल रहा है वो 1150 लगाने के बदले में मिल रहे हैं। तो 1150 के बदले में 110 मिला, तो इसका मतलब है मेरा रिटर्न कितना हुआ? 9.57% मेरा रिटर्न बन रहा है जो मुझे मिल रहा है। तो करंट यील्ड का मतलब होता है कि अगर मैं आज मार्केट प्राइस के लिहाज से खरीदूं तो मेरा रिटर्न कितना बनेगा। क्योंकि मुझे तो बॉन्ड फेस वैल्यू पे नहीं मिलना, मुझे तो मार्केट प्राइस पे मिलना है। तो मार्केट प्राइस के लिहाज से अगर मैं चेक करूं मेरा रिटर्न कितना बनेगा, तो वो बनेगा जी 9.57%। आई होप कि आपको करंट यील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। करंट यील्ड थी 1 साल के लिए। अगर मैं 18 साल तक अपने पास ये बॉन्ड रखूं और हर साल मुझे 110 मिले और मैच्योरिटी पे 1000 मिले, तो मेरा ऑन एवरेज एनुअल रिटर्न कितना बनता है? करंट यील्ड क्या था? 1 साल का रिटर्न। इस साल का करंट ईयर मुझे रिटर्न कितना पड़ रहा है? यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है कि मैं इस बॉन्ड को 18 साल अपने पास रखूं, 18 ईयर्स तक होल्ड करूं, तो ऑन एवरेज मेरा रिटर्न कितना बनेगा? उसको हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक हो गया। अब यील्ड टू मैच्योरिटी को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसको हम अप्रोक्सीमेशन का मेथड कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन का। ठीक हो गया। अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला क्या होता है YTM कैलकुलेट करने का? इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइडेड बाय 2। इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ जाएगा कि हमारा ऑन एवरेज एनुअल रिटर्न क्या बनेगा। चलें जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन का जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं डाटा पुट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट है जी हमारे पास 110 प्लस फेस वैल्यू है जी इसकी 1000। इसकी प्राइस है जी हमारे पास 1150। हमारे पास जो n है वो है जी 18। जो भी आंसर आएगा 1000 प्लस 1150 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले पोर्शन का हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इसके अंदर 101.67। नीचे वाले का चेक कर लेते हैं जी। नीचे हमारा वाला पोर्शन जब हमने सॉल्व किया तो वो उसका आंसर आ जाए 1075। हमारे पास आंसर आएगा जी 0.0946 कर लेते हैं राउंड करके। तो ये 9.46% हमारा ऑन एवरेज रिटर्न बनेगा अगर मैं इसको 18 साल तक अपने पास होल्ड करके रखूं। तो मेरा ऑन एवरेज एनुअल रिटर्न कितना बनेगा? 9.46। ये अप्रोक्सीमेशन का मेथड था, ये अप्रोक्सीमेशन का मेथड था जो जिससे अप्रोक्सीमेटेड आंसर आएगा। अगर मुझे बिल्कुल सही राइट आंसर चाहिए तो उस सूरत में भी मुझे पहले यही सॉल्व करना है, टाइम सेव होगा मैंने क्या करना है उस सूरत में? ये जो मेरे पास आंसर आया है अप्रोक्सीमेटेड का,
मैंने पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर करना, तो एक रेट मैंने ले लेना है जी 9%, और एक इसमें 1 ऐड करके 10%। ठीक हो गया, एक 9% और एक 10% ले लूंगा। इन दो वैल्यूज के ऊपर मैं फाइंड करूंगा वाई टी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, डरना नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हम वाई टी एम के कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन का हो की ही हेल्प ली, उससे जो हमारे पास उसका आंसर आया, एक हमने वही लिया पॉइंट के बगैर 9%, और दूसरा हमने उसमें 1 ऐड करके ले लिया। वो कितना बन गया हमारे पास, 10%। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 9% पे, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है 10% पे, और ये मेरे आर हैं, आर की वैल्यूज हैं। और वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट था 110 का, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आर मैंने रखना है 0.09, लाइफ थी इसके अंदर 18 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय 0.09 प्लस फेस में छोटी वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.09 रेज टू पावर माइनस 18। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ सारा सॉल्व करके। 9% के ऊपर वो आएगा मेरे पास 1175.11, और इसी तरह 10% के ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे। 110 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर माइनस 18 होल डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 0.1 पावर माइनस 18। इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, दो अलग-अलग वैल्यूज नहीं लिख रहा कि 10% के ऊपर मेरी क्या वैल्यू आएगी। 1082.00 इसके ऊपर वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं इनको कुछ नाम देने लगा हूँ। ये जो 9% है और 10%, ये मेरा लोअर रेट है, छोटा रेट है, और ये मेरे पास हायर रेट है, यानी कि बड़ा रेट। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं, इनके लिए भी मैं इसी तरह कुछ नाम रखने लगा हूँ जी। ये वैल्यू एट लो रेट है, ये वैल्यू एट हाई रेट है। यहाँ तक क्लियर? लो रेट, हाई रेट, वैल्यू एट लो रेट, वैल्यू एट हाई रेट। अब जो है YTM का फार्मूला अब लगेगा ये सारा काम करने के बाद। फार्मूला क्या है जी मेरे पास, लो रेट प्लस वैल्यू एट लो रेट माइनस प्राइस डिवाइड बाय वैल्यू एट लो रेट माइनस वैल्यू एट हाई रेट मल्टीप्लाई बाय हाई रेट माइनस लो रेट। इंटरपोलेशन का फार्मूला कहते हैं इसको हम। चलें जी, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मुझे बता दें जी लो रेट कितना है जी, इसमें 9% है तो मैं 9 लिख लेता हूँ। लो रेट की वैल्यू एट लो रेट, वैल्यू एट लो रेट है हमारे पास 1175, सॉरी दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 1175.11,
माइनस प्राइस, प्राइस इसके ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन थी 1150 डिवाइड बाय 1175.11 माइनस वैल्यू एट हाई रेट, ये हमारे पास 1082 मल्टीप्लाई बाय हाई रेट था 10 और लो रेट था 9। इसको सॉल्व कर ले, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 9.26। अगर इसको मैं कंपेयर करूं, ये मेरा अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला आंसर था और ये मेरा एग्जैक्ट है एक्चुअल। देख लें तो मामूली सा फर्क है, मगर पेपर के अंदर आपका जो एक्चुअल आंसर होगा, जो आंसर कंसीडर किया जाएगा वो ये वाला है, ये वाला कंसीडर किया जाएगा। मगर इसको तक पहुंचने के लिए आपको ये जितना भी काम है ये सारे का सारा आपको रफ में करना पड़ेगा, ये वाला अप्रोक्सीमेशन का। फिर ये आपको आइडिया होगा कि आपने दो रेट कौन से लेने हैं, जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है और वाईटीएम का फार्मूला अप्लाई करना। ठीक हो गया। हमारा क्वेश्चन था कि वाईटीएम फाइंड करें, उसके बाद कह रहा है जी कंपेयर द वाईटीएम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी टू द बॉन्ड कूपन इंटरेस्ट रेट एंड करंट यील्ड, यूज ए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड्स करंट प्राइस एंड पार वैल्यू, एक्सप्लेन दीज। सी पार्ट में वो कह रहा है जो हमने कैलकुलेट किया है पार्ट ए के अंदर करंट यील्ड जो हमने कैलकुलेट की थी इसके अंदर अपने पास 9.57, और ये जो हमने कैलकुलेट किया है हमारा वाईटीएम, इसको कंपेयर करना है। हमने किससे कंपेयर करना है जी? हमने इसको कूपन रेट से कंपेयर करना है और कंपैरिजन किस बेस पे बताना है? प्राइसेस के बेस पे। तो भाई ये प्राइसेस के बेस पे कंपैरिजन के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। वहाँ पर मैंने आपको ये कंपैरिजन करके बताया था। अब हमने वाईटीएम कहाँ पे प्लेस किया था? वाईटीएम एक मतलब दोबारा वापस चलते हैं। वाईटीएम हमने जो वाईटीएम फाइंड किया है यहाँ पर 9.25, ये 9% और 10% के दरमियान का एक रेट है, इनके दरमियान हमने एक रेट फाइंड करने की कोशिश की है। और ये 9% और 10% हमारे क्या थे? आर थे। आर मीन रिक्वायर्ड रेट। तो अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने बात की थी रिक्वायर्ड रेट और करंट रेट की, और इसको हमने लिंक किया था प्राइस के साथ। ठीक है, कि जब प्राइस ज़्यादा होगी, किस सूरत में ज़्यादा होगी? जब रिक्वायर्ड रेट कम होगा। किस चीज़ से? कूपन रेट। ये बहुत अहम बात है ये, कि शेयर कब प्रीमियम पे जाता है, कब प्रीमियम पे बिकेगा? जब कूपन रेट ज़्यादा हो और रिक्वायर्ड रेट कम हो। ये बात ज़हन में रखनी है कि प्रीमियम पे कब बिकेगा? जब कूपन रेट ज़्यादा हो, रिक्वायर्ड रेट क्या हो, मार्केट का रेट क्या हो, कम हो। अब इस सेगमेंट में अगर हम देखें जो हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास वाईटीएम जो कि हमारा 9.2%, आर जो है 9.2% आ रहा है, और जो हमारे पास कूपन रेट है वो कितने परसेंट है? वो 11% है। यही वजह है प्रीमियम पे बिकने की, और प्रीमियम पे बिकने की वजह से इसका वाईटीएम क्या आ रहा है, इसका रिटर्न क्या आ रहा है? कम आ रहा है, और इसका जो है करंट यील्ड भी कम आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी फिर हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लें।